ठीक है जी, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग 2000 है ना 14 तक पहुंचे। आज 2014 एंड देन टाइम बचा 2013 का पेपर डिस्कशन होगा। ठीक है। अभी लास्ट क्लास में 15 और 16 का डिस्कस किया था एंड सो ऑन। 2024 से स्टार्ट किया था हमने और आज 2014 में जिनका जो भी डाउट है उसमें चैट में लिखो, ट्राई करके आए हो तो, और नहीं आए हो तो ट्राई करके आना तब पूछना। ठीक है। तो चलो। देखो चैट में जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है 2941। अच्छा, सो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन विजिबल है सबको? तो क्वेश्चन है x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन विथ पीडीएफ। ये आपको दे रखा है θ/2 है ना, e⁻−θ इंटू मॉड एक्स। तो पूछ रहा है यूएम यू ई क्या होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सिंपली लेमन सेफी थ्योरम से हो जाना चाहिए ना। सो लेमन सेफी थ्योरम जो है क्या कहता है कि एक कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर आप ढूंढ लो और फिर उसका अनबायस्ड एस्टिमेटर एज ए फंक्शन, कोई भी एक उसका फंक्शन ढूंढ लो जो अनबायस्ड है, तो वो आपका यूएम यू हो जाएगा है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसी पीडीएफ को लिख दूँ, तो ये जो पीडीएफ है एफ एक्स गिवन थीटा है ना, थीटा पीडीएफ एक्स का है इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो θ/2। सो इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखें हम ई एक्स पी, तो क्या होगा, या है ना लाइक्लीहुड फंक्शन लिख सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी है। एक्सपोनेंशियल फैमिली पे फिट कर लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एक्सपोनेंशियल फैमिली पे अगर फिट करोगे तो क्या होगा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो तब भी हो जाएगा। सो दोनों ऑप्शन, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो इफ आई राइट लाइक्लीहुड फंक्शन तो ये आएगा θ/2 की पावर n e⁻−θ समेसन मॉड ऑफ एक्स आई, यही है। और सिंपली एक्सपोनेंशियल फैमिली के अकॉर्डिंग है ना, ये सिंपली यहाँ से पता चलेगा कि t = समेसन मॉड एक्स आई। ये जो है दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। ठीक है, कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये तो आपको पता होगा कैसे फाइंड करते हैं है ना, इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो यही बन के आएगी। सो दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर, एक्सपोनेंशियल फैमिली का है डिस्ट्रीब्यूशन ये। अब क्या करना है इसमें, एक्सपेक्टेशन एक्स का निकाल के देखो क्या आता है। अगर यहाँ से पूछा जाए ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप इसको ठीक से फिट करो तो ये कुछ ऐसा है यही है ना जी। तो ये लाप्लास। हाँ लाप्लास, डबल एक्सपोनेंशियल या लाप्लास जी। तो ये कहीं ना कहीं ना 1 जो फॉर्म होता है 1/2b e⁻−mod x−μ/b, तो ये है। तो ये कहीं ना कहीं x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाप्लास 0, b के जगह 1/θ है। ठीक है, जो b है उस प्लेस पे यहाँ 1/θ है। और लाप्लास में मीन कितना आता है जी, यहाँ से ex कितना आएगा, ex तो म्यू ही होता है ना, लेकिन ex तो यहाँ 0 है। अगर पूछे व्हाट इज ई ऑफ मॉड एक्स, ये कितना आएगा, ये निकालो। ई ऑफ मॉड एक्स क्या होगा,
तो मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यहाँ से देखोगे ना, तो ये जो मॉड एक्स है, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है लाप्लास दिस। अगर मॉड एक्स को मैं वाई मान लूँ ना, तो यहाँ पे मॉड एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मॉड एक्स विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1। हाँ, ये बनेगा आपके पास थीटा ई की पावर माइनस थीटा वाई, तो एक्सपोनेंशियल विथ रेट थीटा, ये बन जाएगा ना, एक्सपोनेंशियल विथ रेट थीटा। ओके, सो ई ऑफ मॉड एक्स कितना आ जाएगा, एक्स है ना, ये देखो चेक कर लो, बाकी लोगों को डाउट है तो पूछो। तो ये हाफ हाफ 2 बार आएगा, तो ये कहीं ना कहीं है ना, तो ये आ जाएगा 1/थीटा, यही है। सो ई ऑफ मॉड एक्स इज 1/थीटा। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी, अगर ई ऑफ टी निकालेंगे ना, तो ई ऑफ टी अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा एन टाइम 1/थीटा, यही होगा। तो यहाँ से आपको ये समझ आया कि ई ऑफ टी बाई एन जो है वो है 1/थीटा। अब प्रॉब्लम ये है, तो यहाँ से क्या आ गया, 1/थीटा का यू एम वी यू ई आ गया, लेकिन हमें 1/थीटा का यू एम वी यू ई नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए था, हमें यू एम वी यू ई चाहिए था थीटा का, नॉट फॉर द 1/थीटा। और यहाँ कोई इन्वेरियंस प्रॉपर्टी भी नहीं है कि आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो फिर आगे कोई बात नहीं, हम इसका फंक्शन ढूंढेंगे ना। तो देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब यहाँ से ठीक से चेक करो। तो हमने रिजल्ट्स पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। तो ये देखो, ये जो अप्रोच अभी मैं लगा के देखा हूँ, जो जस्ट चेक कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ से मुझे क्या मिला है कि ये जो टी है ना, टी बाई एन, ये जो टी बाई एन है, यहाँ से ये समझ आता है कि टी अपॉन एन इज यू एम वी यू ई ऑफ 1/थीटा, बट वी नीड यू एम वी ऑफ थीटा। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सो हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी जो थीटा दे दे। तो हमें ऐसा एक फंक्शन जी ढूंढना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी थीटा हो जाए, तो हो जाएगा। क्या करेंगे, तो 1/t, अभी ध्यान से देखो टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो मॉड एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मॉड ऑफ एक्स आई हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल थीटा, ठीक है। तो समेशन ऑफ मॉड एक्स आई विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन गामा एन कॉमा थीटा, ठीक है जी, यही है टी। तो इससे ये समझ आया कि टी जो मेरे पास है, टी हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा एन कॉमा थीटा। अब ये हमने फॉर्मूला अभी कुछ दिन पहले भी लिखाया था, बताओ भाई कोई, गामा अल्फा कॉमा बीटा है तो क्या आता है, थीटा बाई एन माइनस 1। थीटा बाई एन माइनस 1। ओके, सो थीटा बाई एन माइनस 1, और ये आसान है, ये हमने लास्ट टाइम आई थिंक क्लास में लिखाया भी था कि एक्स गामा अल्फा बीटा है, तो ई ऑफ 1/x क्या होगा, आप सिंपली कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो वही बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1 है ना, उस तरह से कुछ आएगा। सो ये आप जस्ट आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। इसका पीडीएफ लिख लो और ई ऑफ 1/t का डेफिनेशन करोगे आप, एक इंटीग्रेशन 1/t इंटू पी डी एफ ऑफ टी, फिर सिंप्लीफाई करो इंटीग्रेशन को गामा इंटीग्रल से ही, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, सो n माइनस 1 को इधर बुला लो, तो ये हो गया थीटा। अब जो हमें चाहिए था वो मिल गया, यही चाहिए था ना मुझे, तो यहाँ पे नहीं मिला था, यहाँ पे ये 1/थीटा आ गया था, लेकिन हमें तो थीटा चाहिए था, तो रेसिप्रोकल यहाँ कर नहीं सकते, इन्वेरियंस प्रॉपर्टी यहाँ पे है नहीं, तो हमें इस तरीके से जाना पड़ा। तो यहाँ से ये समझ आया कि n-1/t इज यू एम वी यू ई ऑफ थीटा। देखो भाई, इनको डाउट है बताओ, और टी हमारा ये था, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये था 29 नंबर क्वेश्चन 2014 पेपर से। आगे जो है नेक्स्ट और क्या है, 5 उससे है ना, 5, 13, 15। ओके, सो सर क्वेश्चन 1 का अप्रोच मैंने भेजा है जैसे सॉल्व करके, एक बार उसे देख लीजिए। ठीक है, रुको। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
ये बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंडरस्टैंडिंग पे है। तो एक मैट्रिक्स है, क्या ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है? क्या कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, डज नॉट हैव लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन बेस्ड है, हर टर्म का अगर डेफिनेशन पता है तो आंसर आ जाएगा। मैंने क्लास में बताया होगा कि एवरी एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स, है ना। ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगाते हो मैट्रिक्स पे, और उससे जो नया मैट्रिक्स आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद, तो इनडायरेक्टली एक्चुअली वी आर मल्टीप्लाइंग एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स एंड देन वो मल्टीप्लाई होके एक नया मैट्रिक्स आ रहा है। ये तुमने क्या भेजा है? ये इसका अप्रोच भेजा है, पांचवा का? नहीं, क्वेश्चन 1 का। पांचवा तुम्हारा ही डाउट है ना? यस सर। हाँ तो ठीक है, देखो पहले आते हैं। क्या होता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताओ, कोई बताओ जिनको आता हो। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स? क्लास में लिखा है कि नहीं? ये वर्ड आया ही नहीं क्लास में। एलिमेंट्री मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? कोई भी जिनको याद हो तो सिंपल है ना कि सो ये डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अ मैट्रिक्स obtained by applying an elementary operation on, है ना। सो ये एन, ये ऑन, ठीक है, ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक ऑपरेशन लगाने हैं, जस्ट सिंगल ऑपरेशन, उससे जो मैट्रिक्स आएगी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। या दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसपे एक ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, क्योंकि एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है ना वो इन्वर्टिबल ऑपरेशन है। जैसे मैंने कहा ना कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का मतलब है कि उस मैट्रिक्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना। तो अगर ए से बी आ रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, तो उस एलिमेंट्री ऑपरेशन का इन्वर्स ऑपरेशन लगाएंगे तो बी से ए आ जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि किसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक ऑपरेशन लगाओ और वो मैट्रिक्स जो भी आती है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। या क्या इस पे एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी बनाया जा सकता है? दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, है ना, कि अ मैट्रिक्स which can be converted into identity matrix by applying just one elementary operation। एक ऑपरेशन लगा के आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो। तो लगता है कि एक ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी बना देंगे, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ओके, क्या इसको एलिमेंट्री ऑफ मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? सोचो। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं दूसरे तरीके से लिखते, और है ना इसको उल्टा भी लिख सकते हो ना, दैट इज और
ठीक है। सो ये चीज़ है, सही में लिख दिया क्या? यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, यहाँ उस मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लग रहा है। बाय वन एलिमेंट्री ऑपरेशन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी से वहां तक पहुंच जाओ एक स्टेप में, या ठीक है वही बात है, तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है कैन बी रिटन। अब बताओ इसमें एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का मतलब एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना, दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का मतलब दूसरा एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का मतलब। तो क्वेश्चन ये है, जब ये कहता है कि कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, इसका मतलब है अब तुम बहुत सारे एलिमेंट्री मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, और एलिमेंट्री मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है एट द एंड एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना एक्चुअली। सो इसमें रिपीटेड एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हम इसको आइडेंटिटी बना सकते हैं? मतलब जितने माने उतनी बार एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लो, क्या इसको आइडेंटिटी बना सकते हैं उस तरीके से? चेक करो, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के क्या हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना पाएंगे? तो ऑब्वियस है यस। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, इस रो को, सेकेंड रो को 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 1 इसको 0 बना देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट हो जाना है 0, ये हो जाना है 1, ये आ जाना है 5/4, फिर इसको 6 से डिवाइड करके इसको बना दो 1, फिर ये बना देगा इसको 0, तो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो कितने ऑपरेशन लगाएंगे? एक इसको 1 बनाने के लिए, दूसरा इसको 0 बनाने के लिए, तीसरा इसको 1 बनाने के लिए, चौथा इसको 0, पांचवा इसको 0 बनाने के लिए। सो 5 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेंगे, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? सो इसका मतलब है कि जैसे होगा क्या, ए में एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया मैंने, तो इनडायरेक्टली हम एक्चुअली E1 किया, फिर एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देते हैं, E2 इंटू E1 हो जाएगा। एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो, तो E3 E2 E1, एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो, E4 E3 E2 E1, कितने बार बोला? 5 बार लगाने का ना, तो 5वीं बार में है ना 1 2 3 4 5, और 5वां जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ ए है अभी, ठीक है, और जब 5वां ऑपरेशन लगाओगे E5 E4 E3 E2 E1 इंटू ए, ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या करो कि ये जो मैट्रिसेस है ना, इन सबको राइट में भेज दो। तो इसको अगर राइट में भेजोगे तो होगा क्या? सो बचेगा A इज इक्वल टू, अब ये लेफ्ट मोस्ट है तो उधर जाके लेफ्ट मोस्ट बनेगी, सो E5 इनवर्स E4 इनवर्स, ठीक है, वैसा होगा। E3 इनवर्स E2 इनवर्स E1 इनवर्स, और ये सब एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं। ये जो E1 E2 E3 E4 E5 लिख रहा हूं, ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इनवर्स भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही होगा। आंसर इज यस, बी ऑप्शन सही है। चेक कर लो एक बार। है ना, तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये भी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही है। तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि व्हाट इज दैट E1, ये E1 जो मैं लिख रहा हूं वो कौन सी मैट्रिक्स है, तो वो मैं लिख के बता देता हूं। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इसमें 4 को 1 बनाएंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को 1 बनाएंगे। तो 4 को 1 कैसे बनाएंगे, इसमें हम चेंज करेंगे सेकेंड रो को 1/4 टाइम्स सेकेंड रो, ये करने वाले हैं। तो ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है, और मैं फिर से कह रहा हूं, एवरी एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो होगा क्या कि M पे अगर तुम ये ऑपरेशन लगाओ,
एम मैट्रिक्स पे, ये जो एम मैट्रिक्स गिवन है उसमें तुम ये वाला ऑपरेशन लगाओ तो क्या बनेगी मैट्रिक्स? वो मैट्रिक्स बनेगी 1 2 3 एज इट इज, 0 1 जो कि चाहिए था मुझे, 5/4, 0 0 6, ये है। ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमने ये ऑपरेशन लगाए एम पे ये ऑपरेशन लगाया तो ये मैट्रिक्स बन गया। तो मैं क्या कर, अच्छा मैं ए लेके चल रहा हूँ उसको, है ना, एम को मैं ए लिख रहा हूँ यहाँ, एम यहाँ जो ए दिख रहा है ना आपको मैट्रिक्स ए, वो एम है, मैंने उसको ए लिखा है। ओके, सो व्हाट इज दैट E1? तो मैं बोल रहा हूँ वो E1 एक्चुअली क्या होगा, तो इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि E1 ए है एक्चुअली, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ना, दिस इज E1 इंटू एम, ए की जगह एम कर देता हूँ। सो दिस मैट्रिक्स इज E1 एम एक्चुअली, मतलब तुम एम पे एक ऑपरेशन लगाए तो ये मैट्रिक्स मिला। इसका मतलब है कि एम को एक हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है जो कि ये मैट्रिक्स जनरेट कर रहा है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट एलिमेंट्री मैट्रिक्स, तो वो मैं लिख के बताता हूँ कि वो क्या आएगा। तो सिंपल, आप जानते ही हो। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो, इसमें वही ऑपरेशन लगा दो, तो ये क्या बनेगी देखो। सो ये E1 मैट्रिक्स है एक्चुअली, तो 0 0 0 0 4 0, सॉरी 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, तो 0 1/4 0 0 0 1। एक बार वेरीफाई करके देखो कि ये जो E1 निकल के आया है, क्या इस M को मैं इस E1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम मैट्रिक्स मिलेगी? चेक करके देखो, सेम मिलनी चाहिए, है ना। एक तो है कि M पे डायरेक्टली ऑपरेशन लगा दिया, मैं कह रहा हूं ऑपरेशन लगाने का मतलब है एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, तो वो ये वाली मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई हो रही है एक्चुअली। तो E1 को मल्टीप्लाई करोगे M के साथ तो ये वाला मैट्रिक्स आएगा। ठीक है जी, देख लो वेरीफाई करके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है, तो सिमिलरली, और इसका इन्वर्स निकाल के देखो, मैं ये कह रहा हूं ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स लोगे वो भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। इन्वर्स क्या होगा दिख भी रहा है मुझे, है ना। अगर मैं E1 इन्वर्स लिख के बता दूं, तो E1 इन्वर्स इज सिंपल, डायगोनल मैट्रिक्स में तो जस्ट डायगोनल इंटरचेंज हो जाता है ना। सर E1 में सर वहाँ स्टार्टिंग में 1। हाँ हाँ, वो मुझसे मिस हो गया, थैंक यू। तो है ना, तो ये E1 में हमने फर्स्ट रो चेंज नहीं किया था ना, E1 में फर्स्ट रो चेंज नहीं किया था मैंने, 1 0 0 0 1/4 0 0 0 1, क्योंकि हमने R2 चेंज किया ना, R1 चेंज नहीं किया था। तो ये बनेगा 1 0 0 0 4 0 0 0 1, ठीक है। तो ये इन्वर्स आएगा, चेक करो। और ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, एक ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी बना सकते हो। तो जिस मैट्रिक्स में एक ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी बना सकते हैं वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। अच्छा, तो बाकी गलत ही होगा, सिंगल करेक्ट है। कह रहा है डज नॉट हैव लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अरे भाई 1 4 6, इस मैट्रिक्स के पास 3 डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं। सो एनी मैट्रिक्स विच हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, सो ईच आइगन वैल्यू करस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट आइगन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। अगर किसी मैट्रिक्स यहाँ पे 3 डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं, so you will surely have 3 independent आइगन वेक्टर। 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर V1 आ गई मान लो, 4 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर V2 आ गई, 6 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर V3 आ गई, तो ऑब्वियसली वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि आइगन स्पेस बनाएगा जिसका डायमेंशन 3 होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, है ना। तो मतलब इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, टोटल नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स जो है वो, तो ऑब्वियसली 3 आएगा। तो कह रहा है डज नॉट हैव, तो ये गलत बोल रहा है। आइगन वेक्टर हमेशा लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। कह रहा है एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तुम कितना भी पावर लगा दो कभी जीरो नहीं होना ये। अगला क्या है जी, 13 15, है ना। सो आसान तो है, क्या ही है भाई। तो
एक्स वाई डिनोट द लाइफ टाइम ऑफ टू इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन अ सीरीज। सीरीज समझ आता है? ये तो मान लो यहाँ पे कोई सिस्टम है, तो ये एक सिस्टम है जिसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2। तो ये सिस्टम तभी काम करेगी जब बोथ कंपोनेंट विल वर्क, यही ना। तो क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम विल सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। तो खुद सोचो तुम, सिस्टम सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, तो इसका क्या मतलब है? अब सिस्टम कब सर्वाइव करेगी? मीन्स ईच कंपोनेंट हैज टू सर्वाइव एटलीस्ट 2 ईयर, यही मतलब है ना। सीरीज सिस्टम है ना, एक भी फेल हो गया तो गड़बड़ हो जाए। तो ईच सिस्टम, मान लो x1 पहले हो गया, x ही दे रखा है ना, x, तो x हैज टू सर्वाइव मोर देन 2 ईयर्स, y हैज टू सर्वाइव मोर देन 2 ईयर, है ना। तो यहाँ एंड आया है, एंड यहाँ पे आया, और नहीं एंड, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि सीरीज सिस्टम है, पैरेलल होता तो और आता। सो प्रोबेबिलिटी द सिस्टम विल सर्वाइव, है ना, ये निकालो इसको। इंडिपेंडेंट है, बता रखा है इंडिपेंडेंट है, तो ये मुश्किल है जी, हो गया। ये थोड़े एक्सपेरिमेंट करोगे तब भी समझ आ जाएगा। ये है, तो सिस्टम विल सर्वाइव एटलीस्ट 2 ईयर्स मीन्स x component and y component both will survive at least 2 year, both has to survive at least 2 year। हो गया, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लो। दोनों एक्सपोनेंशियल है, नहीं एक्सपोनेंशियल तो ये वाला है, वो भी नहीं सॉरी, ये गामा है, वो एक्सपोनेंशियल है ना, ये एक्सपोनेंशियल है, गामा है। निकाल लो, प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे ना, आई होप ये तो फाइंड कर ही लोगे। सो इंटीग्रेट करो पीडीएफ को 2 से इन्फिनिटी में, इसको इंटीग्रेट करो पीडीएफ को 2 से इन्फिनिटी में, इजीली आ जाएगा, है ना। सॉल्व कर लो। फोर पर्सन PQRS take turns in the sequence PQRS, PQRS, PQRS and so on. Then first person to get a 6 wins। जिसको भी पहली बार 6 आ गया वो जीत गया, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है S जीतेगा, तो S के फेवरेबल आउटकम देख लो, हो गया। तो खुद सोचो, S कब, मुझे S को जिताना है तो मैं फेवरेबल आउटकम S के करस्पॉन्डिंग लिखूंगा कि क्या फेवरेबल आउटकम है S के करस्पॉन्डिंग। सो S विंस, तो इसका मतलब है भाई फर्स्ट टाइम 6 अकर्स टू S, यही मतलब है ना कि S के पास ही पहली बार 6 आया, किसी और के पास नहीं आएगा। तो पहला थ्रो कौन कर रहा है? P। सो इसका मतलब P को 6 नहीं आया, तो P को 6 नहीं आया, इसका क्या मतलब है 5/6। Q को भी 6 नहीं आया, 5/6। R को भी 6 नहीं आया, 5/6। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं करस्पॉन्डिंग आउटकम लिख रहा हूं S को जीतने का, टू विन S, इसीलिए। अब S के पास आ जाएगा तो 1/6, दिस इज द वन पॉसिबिलिटी। और है ना, तो और है तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, ऐड। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि पहले स्टार्ट किया P ने थ्रो किया डाई को, नहीं आया 6, Q ने थ्रो किया, नहीं आया 6, फिर R ने थ्रो किया तभी नहीं आया, S ने थ्रो किया, आ गया। तो ये एक फेवरेबल केस है जहां S जीतेगा। दूसरा फेवरेबल केस क्या है कि फर्स्ट राउंड में चारों में किसी को भी नहीं आया 6, फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ, फिर P के पास टर्न आ गया, फिर से 6 नहीं आया, Q को 6 नहीं आया, R को भी नहीं आया, फिर S को आ जाएगा। तो सारे फेवरेबल केस लिख के ऐड कर लो, हो गया। तो क्या होगा 5/6। अब कितनी बार होगा, चारों बार नहीं आया, 4 + 3 7, फिर आ गया। अगली बार क्या होगा कि 4 + 4 8 + 3 11, फिर तो मतलब ये है समझने का कि एक ही कॉइन को बार बार टॉस किया जा रहा है। तो एस का टर्न आएगा 4th टॉस में, फिर 8th टॉस में, फिर 12th टॉस में, फिर 16th टॉस में, फिर 20th टॉस में। तो फेवरेबल केसेस ये है कि या तो 6 फर्स्ट टाइम 4th टॉस में आए, या 8th टॉस में आएगा, या 12th टॉस में आएगा, या फिर 16th टॉस में, एंड सो ऑन। तो वही मैं लिख रहा हूँ, डॉट 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 इन्फिनाइट टाइम्स तक जा रही है। इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सम हो गया, सम कर दो। ये सब 12th क्लास का क्वेश्चन, मैं सच बता रहा हूँ। ये सब 11th 12th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्या प्रोबेबिलिटी है 3 5 से पहले आ जाएगा, है ना।
तो ये सब अगर नहीं आ रहा तो वर्क करो बेसिक प्रोबेबिलिटी पे, जिन लोगों को नहीं आ रहा है। ये सब 11th-12th का क्वेश्चन है। सीधा सीधा लिख देता हूँ ना। सो a अपॉन 1 माइनस आर निकाल लो, ज्योमेट्रिक आता होगा, ज्योमेट्रिक सम a अपॉन 1 माइनस, फर्स्ट टर्म ये है कि 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6 अपॉन 1 माइनस आर। आर इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकेंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, या थर्ड टर्म को डिवाइड करो सेकेंड टर्म से। कितना, या हर बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है देख लो। तो यहाँ 7 था, वहाँ 11 हो गया, 4 हो गया। चेक कर लो बाकी लोग, कोई क्वेरी है तो बताइए, या मिस्टेक उस्टेक हो तो बताओ। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा। सो 13 15 के बाद है 29। 29 हुआ है, 29 हो गया ना, पहले ही किया था हमने। 29 के बाद 36 37 एंड 41। सो कह रहा था सॉलिड स्फेयर ठीक है, तो ये तुम्हारा ओरिजिन है 0 0 0। अब सॉलिड इज कट इनटू 2 पार्ट्स बाय प्लेन z बराबर हाफ, है ना। अगर नंबर लाइन लिखोगे z एक्सिस को तो एक पॉइंट है z बराबर हाफ। एक्स जेड प्लेन या वाई जेड प्लेन लिखोगे तो वहां पे z इज इक्वल टू हाफ एक लाइन है प्लेन में। 3D में z बराबर हाफ एक प्लेन है 3D में, ठीक है। लाइन पे ये पॉइंट है z बराबर हाफ, प्लेन में ये एक लाइन है, स्पेस में एक प्लेन है। स्पेस में 3D मतलब स्पेस में एक प्लेन है। सो z इज इक्वल टू हाफ इज अ प्लेन इन स्पेस। तो ये पॉइंट क्या है? ये है 1, ये है 1 और ये है 1, ठीक है। जो इसके कॉर्नर है, मतलब पूरा लिखोगे तो 1 0 0, ये है 0 0 1, ये है 0 1 0, क्योंकि वाई एक्सेस ले रखा है मैंने इसको, और ये 0 0 0। z बराबर हाफ, तो ये z बराबर 1 है यहाँ पे, तो z बराबर हाफ इस बीच में होगा, कोई इस तरफ प्लेन बना लो। तो ये एक प्लेन है इस बीच में, इसका इक्वेशन है z इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो ये कट करेगी, तो ये अपर हाँ मतलब क्या है, हेमिस्फेयर तो हाफ होता है एग्जैक्टली, मतलब स्फेयर का 2 पार्ट हो गया, स्मॉलर पार्ट लार्जर पार्ट। तो ये जो अपर पार्ट है ये कुछ इस तरह से होगा, इट्स नॉट हेमिस्फेयर, है ना, ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ, अपर पार्ट ये है। तो प्लेन ने इसको कट किया, ठीक है ना। सो प्लेन कट किया, यहाँ z इज इक्वल टू हाफ वाला प्लेन है ये जिसने इसको कट किया है। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर पार्ट। तो इस पार्ट की तुम्हें वॉल्यूम निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, कि इसका वॉल्यूम क्या है ना। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, ये निकालो। तो क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? नहीं नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम, इट्स नॉट वॉल्यूम ऑफ। सो ये सिंपल dz dy dx ये वॉल्यूम है। तो अब खुद सोचो z की लिमिट क्या है, z एक्सिस। तो यहाँ पे z की लिमिट क्या है? एक स्ट्रिप बनाओ, जैसे हम बनाते थे ना, एक z के पैरेलल स्ट्रिप बनाओ। तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है? हाफ। यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे z की वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन से जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 1। ये इस स्फेयर के बाउंड्री का इक्वेशन है। सो क्या हो गया? तो यहाँ z की लिमिट हो गई हाफ से √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो z का काम तो हो गया, अब बचता है dy dx। तो dy dx के लिए क्या करना आपको? xy प्लेन में आ जाओ। सो xy प्लेन में अगर आ जाओगे
तो इसका प्रोजेक्शन ले लो एक्स वाई प्लेन में। तो सोचो जब ये z इज इक्वल टू हाफ इसको कट कर रही है, सो जिस सर्कल पे कट करिए उसकी इक्वेशन क्या होगी, वही तो होगी एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे तो। सो व्हाट इज प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। तो अब ये सोचो कि जो एक्स वाई प्लेन होगा, सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये इस तरह का शेप होगा। तो z इज इक्वल टू हाफ, तो इसमें z को हाफ रखो, इस इक्वेशन में z को हाफ रख दो। तो z को हाफ रख दो, देखो क्या आती है। सो दैट विल रिड्यूस टू, तो ये इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जेड को हाफ रखो तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, उधर जाएगा 1 - 1/4 3/4। तो ये एक्चुअली इस सर्कल की इक्वेशन है। ये जो बोल रहा हूँ ये जिस सर्कल पे कट कर रही है, तुम ऐसे सोचो कोई क्रिकेट बॉल है, उसको तुम कट कर दो है ना प्लेन से, तो क्या होगा, एक उसका बॉटम में सर्कल रहेगा। सो है ना, प्लेन, ये जो चाकू है वो एक प्लेन है, चाकू क्या एक प्लेन है, तुम किसी चाकू से कट कर दो है ना क्रिकेट बॉल जो है उसको, तो उसमें क्या होगा, उसका बॉटम सर्कल होगा। इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो स्फेयर की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन निकल के आएगी जेड इज इक्वल टू हाफ पे कट किया तो ये एक्स वाई प्लेन में इस पे आ जाओ, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस हाफ, ये फिर यहाँ से dy/dx। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आसान रहेगा क्योंकि इस वाले पार्ट में वर्क करना है हमें, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, अब आ जाएगा भाई जिसका डाउट है देखो। सो ये हो गया √1 माइनस आर स्क्वायर माइनस हाफ, अब ये हो गया r d थीटा, r की वैल्यू क्या है, तो ये इसमें रेडियस कितना है √3/2। सो 0 से √3/2 और थीटा कितना है, ये फुल सर्कल है तो 0 से 2π। सॉल्व करो भाई, आंसर आ जाएगा इससे। अरे भाई इसको क्या, इसको इंटीग्रेट करके देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 के बाद 37 है। 37 में क्या है कि suppose 5 distinct balls are distributed at random into 3 distinct boxes in such a way that each of the 5 balls can get into any one of the 3 boxes। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मान लो 5 डिस्टिंक्ट बॉल है, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया एट रैंडम 3 बॉक्स में। ठीक है, सो यू हैव 3 बॉक्सेस एंड 5 बॉल्स आर देयर, है ना। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। सो क्या प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्टली 1 बॉक्स एम्प्टी है, तो होगा क्या देखो खुद से। तो पहले बॉल के पास कितने चॉइस है, 3 चॉइस, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकाल रहा हूँ। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, सो 1 बॉल हैज 3 चॉइस, सेकेंड बॉल ऑल्सो हैज 3 चॉइस, थर्ड बॉल हैज 3 चॉइस, फोर्थ बॉल हैज 3 चॉइस, फिफ्थ बॉल हैज 3 चॉइस। सो ये आ गया 3 की पावर 5। ठीक, और 3 की पावर 5 का मतलब क्या, जो भी नंबर आएगा ना, रहने दो अभी, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है, ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं कि द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच 5 बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 बॉक्सेस। नाउ एक इवेंट है, इवेंट ई बोल दो अभी के लिए, या E1 कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी, एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। ठीक है, एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी, क्या होगा, सिर्फ एक बॉक्स एम्प्टी होने चाहिए, मतलब बाकी 2 फुल होने चाहिए।
तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1, ठीक है। क्या वही इसको नोटेशन कोई इसको ऐसा भी लिखते हैं, ये दोनों सेम नोटेशन है। अब ऐसा लिखो या वैसा लिखो ना, दोनों नोटेशन सेम ही है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इज इक्वल टू, अब सोचो कितने केसेस होंगे जहां पे एग्जैक्टली वन बॉक्स इज एम्प्टी, जहां पे एग्जैक्टली वन बॉक्स एम्प्टी होगा, है ना। सो एग्जैक्टली वन बॉक्स विल बी एम्प्टी। ठीक है ना। सो एग्जैक्टली वन बॉक्स इज एम्प्टी। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे टू बॉक्स में ही फिट करना है इसको। तो एक काम करते हैं, मान लो अभी एक बॉक्स को खाली रखते हैं। तो अभी के लिए मैं अगर नया सिचुएशन क्रिएट करूं तो एक बॉक्स में खाली रखता हूं। सो लेट्स से ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 ये है। सो तो मुझे मान लो 3 को मुझे खाली रखना है, मतलब 3 में एक भी बॉल नहीं जाने चाहिए, ऐसा सिचुएशन समझते हैं। तो 3 बॉक्स को हमें एम्प्टी रखना है। तो क्या होगा, फर्स्ट बॉल हैज नाउ 2 चॉइसेस, सेकेंड बॉल हैज 2 चॉइस, मतलब अभी थर्ड बॉक्स को हमने अभी फिक्स किया। बट आप सोच सकते हैं हाँ हो सकता है इसको तो 3 केसेस इंटू 3 बाद में कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने थर्ड को खाली रखा है। सो एग्जैक्टली 2 बॉक्स में होने चाहिए, तो 2 चॉइस, इसके पास 2 चॉइस, सेकेंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल, फिफ्थ बॉल, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 5। सो ये 2 की पावर 5 है कि टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 बॉल्स इंटू 2 बॉक्सेस, यही है। बट द प्रॉब्लम इज, सोचो क्या जो केसेस मैंने लिखे हैं 2 की पावर 5, इसमें गारंटी है कि दोनों बॉक्स नॉन एम्प्टी होगा। इसमें 2 केसेस ऐसे हैं जहां पे हो सकता है कि आपने कहा 2 चॉइसेस हैं इसके पास, सो इट कैन गो आइदर इन दिस बॉक्स और इन दिस बॉक्स, है ना। तो टोटल आपने कहा 2 की पावर 5 तो 32 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल। लेकिन इन 32 पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटीज ऐसी है जिसमें से कोई एक बॉक्स खाली रह जाएगा। कौन सी पॉसिबिलिटी है कि जैसे रैंडमली हम प्लेस कर रहे हैं ना, तो एक केस ऐसा हो सकता है कि ऑल 5 balls are into box 1, then box 2 will remain empty and we cannot consider that case, क्योंकि यहां बोला exactly 1 box is empty ना, लेकिन तो 2 बॉक्स एम्प्टी हो गया। फिर दूसरा केस क्या है कि when all 5 balls are into box 2, so again box 1 एम्प्टी रह गया। दिस इज नॉट द मतलब फेवरेबल केस, तो इसलिए मुझे -2 करना पड़ेगा। अब ये केसेस तब था जब 3 को मैंने एम्प्टी रखा हुआ है पहले से। तो और यू कैन कीप बॉक्स 2 एज एम्प्टी और यू कैन कीप बॉक्स 1 एज एम्प्टी। देयर आर 3 केसेस, तो इसके लिए इसको इंटू 3 कर दो। ये तो ये आ गया, तो यहां से प्रोबेबिलिटी आ गई। सैंपल स्पेस या ओमेगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओमेगा ये था, डिवाइड कर लो आ जाएगा। सिमिलरली ये भी देख लो वैसे ही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड, ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड, है ना। सो ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड का क्या मतलब है कि कोई भी एम्प्टी ना हो। अच्छा, कोई भी एम्प्टी ना हो। सो ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड, यही ना। सोचो ऐसे कितने केसेस हैं जहां पे सारे बॉक्स ऑक्यूपाइड होंगे। तो वो केसेस हटाने पड़ेंगे जहां एम्प्टी रह जाता है ना, या इसका मतलब नो बॉक्स इज एम्प्टी, इसका मतलब है नो बॉक्स इज एम्प्टी, यही कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली, नो बॉक्स इज एम्प्टी। ओके, सेम एज नो बॉक्स इज एम्प्टी। तो 1 माइनस कर लो, है ना।
तो जाएगा 1 माइनस एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी। यही है। अब ये क्या होगा, तो इट इज समथिंग लाइक 1 माइनस exactly 1 box is empty minus exactly 2 box is empty। ये केस अभी हमने फाइंड किया है। तो ये जो दूसरा टर्म जहाँ माइनस में लिखा मैंने, वो तो अभी हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है फर्स्ट पार्ट में। तो बचता है सेकेंड पार्ट निकालना। तो वैसे ही निकालो जैसे फर्स्ट पार्ट निकालें, डू इन अ सिमिलर वे। नहीं होता है फिर पूछो, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हमने अभी ऑलरेडी फाइंड कर रखी है। ये जो सेकेंड टर्म है इसकी प्रॉपर्टी अभी हमने जस्ट फाइंड किया है, ये वाला है ना, यही कर रहे थे एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। तो इन द सिमिलर वे यू फाइंड एग्जैक्टली 2 बॉक्स इज एम्प्टी। एग्जैक्टली 2 को एम्प्टी रखो, क्या आएगा, फाइंड करो, और नहीं हो रहा तो फिर पूछो। ये और कोई क्वेश्चन रह गया 14 वाले पेपर में? सो 36, 37, 41 है ना। सो 41 क्या है, क्या यहाँ पे x1 x2 x5 is a random sample from population with PDF this, okay, find the likelihood ratio test of size for testing this versus this। तो ठीक है ना, ये तुमने likelihood ratio test का पढ़ा होगा, कंडीशन क्या होता है, किसका डाउट है ना। ये तो likelihood ratio test सिंपल लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखो इसमें सिंपल हमारे पास जो है कि लाइक लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर, है ना, जो हमने कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट का अगर केस है तो उसका ये होता है कि जैसे मान लीजिए अभी के लिए H0 है, म्यू बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट अभी के लिए, एंड H1 इज म्यू बिलोंग्स टू, ये बिग थीटा एक सेट है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ म्यू, मतलब पैरामीटर स्पेस बोलते हैं, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स। तो यहां पे आ जाएगा म्यू इज तो इस लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट अगर आप देखोगे तो ये कहता है कि दिस इज लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर यू मैक्सिमाइज, है ना, मान लो म्यू के जगह भी थीटा लिख दूं अगर मैं, या म्यू में लिखना, म्यू में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन इन म्यू व्हेन म्यू बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट अपॉन maximum value of L mu when mu belongs to big theta naught union big theta 1। ये मैं थ्योरम लिख रहा हूँ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का, जो थ्योरम है ना, यहाँ दोनों है, यूनियन है, मतलब फुल पैरामीटर स्पेस बोलते हैं उसको। सो यहाँ जैसे है ना म्यू जो है 0 से इन्फिनिटी, तो ये जो होता है म्यू बिलोंग्स टू बिग थीटा, एंड बिग थीटा को फर्दर 2 पार्ट में लिखा जाता है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं, तो आप वैसा लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, यू मे राइट हेयर बिग थीटा। और ये तो हमने क्लास में भी किया हुआ है ना, थोड़ी क्लास में, ये सिंपल है। और दिस इज द रिजेक्शन रीजन, सो दिस इज रिजेक्शन रीजन यूजिंग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, यही निकालना है आपको यहाँ पे। अब होगा क्या, यहाँ जब लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे सो होता ये है कि इसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन अगर आप लिखोगे इस क्वेश्चन में तो क्या बनेगी, इसको अलग अलग कर लो, ई की पावर म्यू इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो ये बनेगा ई की पावर एन म्यू इंटू ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई, यही रहेगा।
एंड साथ में है एक्स मोर देन इक्वल टू म्यू, तो हमें तो म्यू के टर्म में चाहिए ना, म्यू यहाँ पे वेरिएबल है, तो म्यू इज लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो यहाँ आएगा म्यू इज लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो मतलब मिनिमम से भी छोटा होगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक यही है। तो इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हो आप, ठीक है जी। अब होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखो ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में, इंक्रीजिंग फंक्शन इन म्यू, चेक करो ये डोमेन है, ये जो लिखा है दिस इज द डोमेन, डोमेन क्या है इसका, इसने बोल रखा है म्यू 0 से है, तो इसका मतलब है कि लाइक्लीहुड फंक्शन है और इसका डोमेन है म्यू बिलोंग्स टू 0 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो ये डोमेन है ना। लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर एंड यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ है म्यू इज 0 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, और इसको म्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो यू विल फाइंड दैट कि लाइक्लीहुड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इसीलिए आप देखोगे बुक में क्या लिखा रहता है कि इस टेस्ट का रिजेक्शन रीजन वही होगा जो इस टेस्ट का रिजेक्शन रीजन होगा, सो इसका रिजेक्शन रीजन वही आएगा जो इसका आएगा, उसकी वजह यह है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, या जिसका लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो ई की पावर एन म्यू इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब म्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब म्यू की वैल्यू यहाँ क्या है 0 to 1, अब इंक्रीजिंग फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, तो म्यू की लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन लार्जेस्ट वैल्यू प्रोड्यूस करेगी, तो यहाँ म्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग लाइक्लीहुड फंक्शन विल अटेन मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपली ये जो केसेस हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1 में, तो लाइक्लीहुड फंक्शन इन 1 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन, अब ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, सो ये कह रहा है पूरे पैरामीटर स्पेस में, यहाँ पे देखो म्यू नॉट था, म्यू नॉट था इसका मतलब है, या बिग थीटा नॉट था इसका मतलब है यहाँ पे म्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ मैंने 1 क्यों लिख दिया है, क्योंकि दिस लाइक्लीहुड फंक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन म्यू इज 1। डिनोमिनेटर पे आते हैं, डिनोमिनेटर में दोनों इंक्लूडेड है, ये दोनों इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड होने का मतलब है कि 0 से 1 या 1 से इन्फिनिटी, मतलब पूरा 0 से इन्फिनिटी, इस पूरे पैरामीटर स्पेस पे बात करना। आपको पता ही होगा कि लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम फॉर म्यू इज इक्वल टू, कि म्यू की ऐसी क्या वैल्यू होती है जिसके करस्पॉन्डिंग लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होती है। सो व्हाट यू से दैट वैल्यू ऑफ म्यू, वो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है। है ना, एमएलई ऑफ म्यू, तो उसी को एमएलई बोलते हैं। एमएलई का ये डेफिनेशन है कि द वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट मैक्सिमाइजेस लाइक्लीहुड फंक्शन इज कॉल्ड एमएलई। सो डिनोमिनेटर में एमएलई यूज करना है, और इसका एमएलई कितना आएगा, सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन म्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसको सॉल्व कर लो, लेस देन इक्वल टू के। सो लाइक्लीहुड फंक्शन में एक बार म्यू की जगह 1 रखो, एक बार फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स रखो, सिंप्लीफाई करो, ये आंसर आएगी, ठीक है। और नहीं हो रहा फिर दोबारा पूछो, ठीक है जी। बाकी लोग हो गया, तो जो क्वेश्चन था 2000 में 2000 अभी 14 का वो हो गया। हाँ जी भाई, सो हम तुम्हारा क्या इसमें क्वेरी है, 2000 जो क्वेश्चन एलिमेंट्री मैट्रिक्स वाला हो गया था बाय ऑफ एलिमिनेशन मेथड, सॉल्यूशन बुक में, सॉल्यूशन बुक मैंने देखा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं उसने क्या किया है। सॉल्यूशन बुक में दिया था कि एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, यस, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसके पीछे का लॉजिक मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सॉल्यूशन देखा ही नहीं है, ठीक है, तुम पढ़ो और खुद समझो। हाँ तो भाई वो थ्योरम है, तो थ्योरम तुम उसको समझो, थ्योरम का प्रूफ देखो, ये 12th क्लास में टॉपिक है। कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, जब फुल रैंक होता है। फुल रैंक मैट्रिक्स को हम इजीली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, क्या नया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n का, और कोई फुल रैंक मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब क्या, फुल रैंक मैट्रिक्स है। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है, इसका मतलब रैंक n है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n का रैंक n है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के मैं हर मैट्रिक्स को, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों का रैंक सेम है।
सिंपल। इसीलिए, और एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने जैसा है, इसलिए वो ऑप्शन ट्रू है डायरेक्टली। यहाँ पे मुझे कैसे पता कि हम ए को आइडेंटिटी बना पाएंगे? ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि इसका रैंक 3 है। ऐसा थोड़ी है कि रैंक 2 होगा तभी आइडेंटिटी बना दोगा, आइडेंटिटी बनेगा ही नहीं। अगर यहाँ रैंक 2 का मैट्रिक्स होता तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ही नहीं सकते। ये चीज़ है, चूंकि यहाँ रैंक 3 है इसलिए आइडेंटिटी बना पा रहे हैं। अब रैंक 2 है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे तो मैक्सिमम रैंक 2 वाला बना पाओगे, रैंक 2 वाला ही बनेगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के तो रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ें। एनीवे तो 2014 का हमने अभी पेपर डिस्कस किया है, जो भी क्वेश्चन जिन लोगों का वही था वो डिस्कस हो गया है। अब आते हैं